एक बार सिद्धार्थ जी जरा बताइए। वो कह रहे हैं कि एक आरोप लगाया विपक्ष ने, विपक्ष के आरोप लगाना बंद कर दे। अगर उन्होंने एक आरोप लगाया तो उसे सीरियसली लीजिए, उसके बारे में बताइए देश को, क्योंकि ये विपक्ष ने लगाया भाई वीडियो तो जारी कर दिया राहुल गांधी, उन्होंने जारी कर दिया, बाकी सब कह रहे हैं हमारे एलओपी ने जारी किया है, तो मतलब विपक्ष का भी बयान हो गया। देश को हिलाने के लिए कोई एक बयान दे और यहाँ देश में लेके, ठीक है, तो सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। देखिए सुचरिता जी, क्या देश अभी समस्या क्या है कि विपक्ष को आरोप लगाना है, आरोप लगाना, किसी बात को उठाना कोई मनाही नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, खुलकर करिए। कोई जिम्मेवारी भी होगी या नहीं होगी? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, पहली ये रिपोर्ट लगाई गई हिंडनबर्ग के द्वारा। हिंडनबर्ग ने पिछली रिपोर्ट में बहुत कुछ क्लेम किया। 3 जनवरी 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में लिखा कि सेबी ने जो इंक्वायरी करी उसमें 24 में से 22 उनने इन्वेस्टिगेशंस में क्लीन चिट देने का काम किया है। उन्होंने आगे बोला कि कितने डॉक्यूमेंट्स, 12,000 पेजेस, लगभग 300 डॉक्यूमेंट्स उनको असेस किया गया। अब उसके बाद उसी इंक्वायरी में हमारे देश की सेबी ने, ये हमारे देश की है, फॉरेन देश की हिंडनबर्ग को नोटिस सर्व किया था कि आप इन बातों की जानकारी दो। वो हिंडनबर्ग उन बातों की जानकारी नहीं देता, पर वो एक नई रिपोर्ट लेकर के आ जाता है। उस बात की सत्यता जाने बगैर देश में प्रतिपक्ष के नेता 4 घंटे के अंदर ये बात आके कहते हैं एक वीडियो पर कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए। आरोप लगाना था तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाते, पहले भी गए थे। आप तुरंत जाकर के इसमें केस फाइल करते, आप तुरंत देश के प्रधानमंत्री को, देश की रेगुलेटरी बॉडीज को पत्र लिखते कि ऐसा ऐसा आरोप हमारे देश के सेबी पे लगा है, आपको इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी है कि 4 घंटे में आपको एक वीडियो बना के डालनी पड़े और देश के अंदर एक आर्थिक अस्थिरता लानी पड़े? मैं तो ये पूछता हूं, आपको कहनी है बात वो ठीक है, पर अभी जितने पैनल पे भी आपके लोग बात कर रहे थे, आप बोलोगे कि राहुल जी ने ऐसा क्यों कहा? देश में आर्थिक असमानता हो गई है, देश में ऐसा हो गया है, देश में वैसा हो गया है। अरे ऐसा और वैसा, अभी जो इन्फ्लेशन का रेट आपके टीवी पे चल रहे हैं, ये एनएसओ के रेट्स हैं पुरोहित जी, ये एनएसओ का डेटा है। ये सीपीआई इंडेक्स है जो 3.54 पे गया है। आरबीआई 4% चाहता था और यही वो डेटा है जो आपके दौर में 2013 में 12% पे था। तो जब आपके दौर में 12% था, डबल रेट की इन्फ्लेशन थी, देश में हाहाकार थी, और आज 3.5% की है, तो देश की भलाई की चीज में आप दुखी होते हैं और देश की कोई गड़बड़ चीज हो उसमें आप तालियां पीटने का काम करते हैं। ये कैसा विपक्ष हुआ? आप मुझे एक बात बताइए, किसी देश की किसी एजेंसी ने कभी किसी एक फॉरेन एजेंसी को ऐसा एक नोटिस सर्व किया हो और उस एजेंसी जो इतने कटघरे में खड़ी हो, उसकी ऐसे तमाशों पर ताली बजाने वाला किसी देश का विपक्ष होगा तो हम आपकी बात मान जाएंगे। पर आप देश के विपक्ष की भूमिका नहीं, आप देश में कोई भी खराब बात हो उस पर ताली बजाने का काम करते हैं। ये बात दुखद है और कोई दुखद नहीं है। जो कहना चाहे तमाशे पर ताली बजा रहे हैं, विदेशी विवादित संस्था के तमाशे पर ताली बजा रहे हैं, कह रहे हैं सिद्धार्थ यादव। एक बार जरा मैं बड़ी खबर बताऊं कि बीजेपी ने कैसे रिएक्ट किया है। बीजेपी कह रही है कि 3rd टाइम फेल, राहुल फिर अपनी मुहिम में फेल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की कि भारतीय शेयर बाजार में एक तरह से वो दहल जाए, लेकिन भारतीय शेयर बाजार ने राहुल को करारा जवाब दे दिया है। राहुल ने पहले भी HAL, LIC को टारगेट किया था और जॉर्ज सोरोस के इरादे अब सफल नहीं होंगे। भारतीय शेयर बाजार ने ही जवाब दे दिया, क्योंकि वो गिरा नहीं उस तरह से जिस तरह की उम्मीद शायद कर रहे थे। ये बीजेपी का आरोप है। अब मैं इस पर वापस जवाब लूंगी, लेकिन एक बार जरा टूल किट के एक और किरदार है, जरा वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये बयान समझ नहीं आते हैं। इस तरह के बयान देने का मतलब क्या है? मैं तो बार बार कहती हूँ, आपने अवधेश जी कहा भाटी जी बहुत बड़े देशभक्त हैं, मैं तो हमेशा बड़े सम्मान से उनके बारे में बात करती हूँ। भाटी जी आप जरा इस बयान को सुनिएगा, उसके बाद वापस आती हूँ। जरा सुनिए कि क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, और मुझे ये जरूर बताइएगा कि क्या इस बयान से आप सहमत हैं। सेना पर कैसे उन्होंने विवादित बोले हैं, कहा आतंकियों से मिले हुए हैं, जरा सुन लीजिए एक बार। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पर, मैं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज नहीं। ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं। घुसपैठ करने वालों के साथ सेना खड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि सेना घुसपैठ करने वाले आतंकियों के साथ है। अब मैंने ये बात भाटी जी इसलिए पूछी है, कर्नल नैन पहले आपके पास आ रही हूं, भाटी जी के पास बाद में जाऊंगी, सॉरी। कर्नल नैन आपसे पूछ रही हूं,
भारतीय सेना के बारे में जो बात फारूक अब्दुल्ला ने कही, पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने ये बात कही, मैं सच कह रही हूं। फिर उसके बाद उनसे फिर से जब पूछा गया, उन्होंने कहा मैंने गलत क्या बोला है, इसमें गलत क्या है, वरना घुसपैठ कैसे हो रही है, सेना की मिली भगत नहीं है तो। सुचारिता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको जितने भी राजनेता हैं अभी जो पैनल में भी बैठे हैं, मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत के अंदर एक ऐसी संस्था है जो भारत की आन बान शान को लेकर आज भी चल रही है। यस। और ये संस्था इसलिए मजबूत है क्योंकि सुचारिता इसका ढांचा और इसकी ट्रेनिंग इतनी मजबूत है कि बहुत खराब से खराब स्थिति में भी मुश्किल से 1 या 2% ये खराब हो सकती है, लेकिन 98 से 99% ये भारत आन बान शान अपनी जगह खड़ी हुई। जो शेख अब्दुल्ला जी ने बयान दिया, मैं तो सिर्फ यही दुर्भाग्यपूर्ण कह सकता हूं कि बयान है, क्योंकि पूरी जिंदगी आज भी जब हम बात कर रहे हैं आराम से बैठ करके एसी के अंदर, तो -40 डिग्री से लेकर के और बारिश में और कीचड़ में एक जवान खड़ा होकर के और उसकी पूरी टोली खड़ी होकर के भारत की रक्षा में लगी हुई है। ऐसे बयान अगर महबूबा मुफ्ती और ये देते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लोग, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे तो ये बोलना चाहूंगा कि मेरा तो सोच ये है कि ऐसे लोगों को राजनेता होना ही नहीं चाहिए, इनको नेतागिरी में आना ही नहीं चाहिए, ना ये नालायक है आने के। भारतीय सेना के साथ अगर आप ऐसा बोलना शुरू करोगे तो गलत हो जाएगा। अब रही बात जो स्थिति की बात कर रहे हैं, देखिए आज की तारीख के अंदर, जैसा कहा, मैं इस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी कि भारत में एक राजनेता इस तरह का बयान देगा। विवेक श्रीवास्तव जी, आप सर हिला रहे, आप अभी भी सहमति में खड़े होना चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला के? मैं इसलिए कह रही हूं कि संस्थाओं पर सवाल उठाने का ये क्रम कब बंद होगा? उसमें सेबी पे आपने सवाल उठा दिया, आपने शेयर बाजार को कटघरे में खड़ा कर दिया, आपने सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया। भाई नहीं, होल्ड ऑन प्लीज। सबसे पहली चीज, जिस आदमी को आप डिस्कस कर रही हैं उसके क्रेडेंशियल्स एक राष्ट्रवादी के रहे हैं। He has been a minister in the Atal Bihari Vajpayee। तो सेना के क्रेडेंशियल्स क्या है सर? तो सेना के क्रेडेंशियल्स क्या है विवेक जी? विवेक जी, सेना के क्रेडेंशियल्स क्या है? आपके हिसाब से सेना के क्रेडेंशियल्स क्या है विवेक जी? आज तक क्या आपके हिसाब से सेना भ्रष्ट है क्या विवेक जी? चलिए खुल के बोलिए ना, एक तरफ से बोलिए, आप छुपा के मत राजनीति ना कीजिए। आप बोलिए कि सेना भ्रष्ट है, बोलिए, चलो बोलिए, इतना मुंह से बोले सेना भ्रष्ट है, सेना उग्रवादियों से मिली हुई है, तो आप कैसे बोल सकते हो? कोई नेता क्या रहा हो क्या नहीं, हम नेता के बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन हम बिल्कुल भ्रष्ट करते हैं। We definitely condemn. मैं आपके साथ हूं इसमें, कर्नल। Anybody talking about defense policies and army like this? आप लोगों में से किसी के पास में क्षमता नहीं भारतीय सेना के बारे में? विवेक जी, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, आप फारूक अब्दुल्ला के क्रेडेंशियल्स के बारे में बताइए, लेकिन सेना के क्रेडेंशियल्स बताने के लिए कोई मुझे उसकी किसी की भी जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है सेना के क्रेडेंशियल्स। आप मुझे 40-50 सेकंड इंटरप्ट दीजिए, वरना मूविंग आउट। बोलिए। यहाँ मैं बदतमीजी से नहीं आया, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है। इट इज ऑल अबाउट द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग। हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बात उसी की हो रही है, कोई पर्सनल किसी से बदतमीजी नहीं हो रही है। एक मिनट कर्नल विवेक जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ, मेरे को 40 सेकंड चाहिए मैडम, डोंट इंटरप्ट मी। पहली चीज, जिस व्यक्ति को आप डिस्कस कर रहे हैं, he has got उसके राष्ट्रवादी क्रेडेंशियल्स हैं। he has been a minister in the Vajpayee government, he has been a chief minister। वो व्यक्ति पार्लियामेंट में खड़े होकर के वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलता है। वो व्यक्ति कहता है कि जब अयोध्या का मंदिर बनेगा तो उसकी पहली ईंट मैं पहुंचाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, his father had a great role in the annexation of the J&K। और उनकी स्पीच शेख अब्दुल्ला की अगर आप सुनेंगी तो पेट्रियोटिज्म और नेहरू और गांधीवाद आपको दिखेगा। नंबर 3, इस देश के अंदर क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ड्रग्स के लिए क्वेश्चन करना कि इस देश के अंदर ड्रग्स कहां से आ रहे हैं, असला कहां से आ रहा है, टेररिस्ट कहां से आ रहे हैं, हमले क्यों हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें बैड एलिमेंट्स हैं। इसको कहना सेना के ऊपर हमला नहीं है। देयर आर बैड एलिमेंट्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको मैंने अनइंटरप्टेड टाइम दिया। अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो बात बोली, आपने एज स्पोक्स पर्सन ऑफ फारूक अब्दुल्ला बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। सेना के क्रेडेंशियल्स पर मुझे तो किसी का सर्टिफिकेट यहाँ चाहिए नहीं। दूसरी बात, फारूक अब्दुल्ला ने उस तरह से बोला नहीं जैसे आपने बोला है। आपने जो बात बोली और फारूक अब्दुल्ला ने जो बात बोली उसमें फर्क है। तीसरी बात यह है कि ये खुलकर छाती
पीट कर बोलना कि भाई सेना जो है घुसपैठ करा रही है, सेना आतंकियों के साथ है, मैंने क्या गलत किया है।